एवरीवन, वेलकम टू आने रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। तो बच्चों, आपको पता है अच्छे से कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ने वाले। कल के सेशंस के अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर विच इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों एक बार मैं टीम के बारे में बता दूं। ये हमारे आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है। जैसा कि आपको बच्चों अच्छे से पता है, ये बहुत ही बेहतरीन आईआईटीएंस की टीम है बच्चों, और जिसमें मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बच्चों। तो आपको मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे आईआईटीएंस है बच्चे लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, जैसे राज गौतम सर ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहे, विष्णु श्रीमल सर मैथ्स, और रजनीश चौधरी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे। तो ये नीट के स्टूडेंट्स को और जेई के स्टूडेंट्स को दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ पढ़ाई मिलेगा यहाँ पे। तो हमारे चैनल को जितना ज्यादा बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सो बच्चों, नेक्स्ट आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ने वाले। तो इसको अगेन हम डार्क मोड में कर लेते हैं, ठीक है। इस मोड में हमें पढ़ने में ज्यादा क्लियर समझ में आता है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले हम, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, चैप्टर का जो नाम है उसको समझते हैं। क्या मतलब है मूवमेंट का, क्या मतलब है लोकोमोशन का, क्या ये दोनों सेम टर्म है या अलग अलग टर्म है। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ एंड लगा है, एंड लगा, इसका मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग टर्म्स है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं लोकोमोशन का मतलब क्या होता है और मूवमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। बच्चों मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूं, ठीक है। इस पोजीशन पे खड़े खड़े मैंने अपना मुंडी इस तरह से हिलाया, ठीक है। मैंने अपने हैंड्स को इस तरह से मूव किया। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली क्या, मूवमेंट। आप सेम पोजीशन पे खड़े होकर के अगर अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरह से मूव कर रहे हो तो दैट इज मूवमेंट। बट अगर मैं इस पोजीशन से, अभी मैं यहां आ गई, जैसे कि मैं ऑलवेज चल चल के पढ़ाती हूँ, घूम घूम के पढ़ाती हूँ, है ना। इस तरह से हम क्या करें, अपने पोजीशन को चेंज करें। पहले मैं यहां थी, अब मैं यहां से यहां गई और यहां से यहां गई। तो दैट इज बेसिकली क्या स्टूडेंट, लोकोमोशन। समझ गए होगे पॉइंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, सेम पोजीशन पे रह करके अगर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, सेम पोजीशन पे अगर बॉडी पार्ट क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सेम पोजीशंस पे रह के बॉडी पार्ट मूव करते हैं, दैट इज बेसिकली क्या स्टूडेंट, दैट इज बेसिकली मूवमेंट। क्लियर। नाउ लोकोमोशन की बात करें तो चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन अगर बदल रहा है, चेंज इन पोजीशन अगर हो रहा है, तो दैट इज स्टूडेंट क्या कहलाता है, लोकोमोशन। क्लियर है पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स क्लियर है ना बच्चों। सो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम किस तरह से लोकोमोट कर पाते हैं या किस तरह से हमारा बॉडी पार्ट मूव करता है। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है। जल्दी से आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारा कमेंट भर दीजिए कि यस मैम क्लियर है, समझ में आता है, बहुत अच्छे से सारे सेशंस हो रहे हैं और फास्ट भी हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पढ़ाने का बच्चों, क्योंकि ये नीट लाइन बाय लाइन सीरीज है। तो हम जितना ज्यादा हो सके फास्ट खींचेंगे। और अगर आपको इलेबोरेटेड चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री अभी है। जैसा कि आप देख रहे हो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, तो चैप्टर वाइज वीडियोस है जिसमें इलेबोरेट करके हमने इस सारे चैप्टर्स को पढ़ाया है। एनसीईआरटी समरी है तो इसे हम एक समराइज्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना मूव किए तो नहीं रह सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मूवमेंट तो देखने को मिलता है। पहले के क्लासिफिकेशंस जब हुए थे तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट क्या कर दिया था, दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर दिया था मूवमेंट के बेसिस पे। मतलब कि जो मूव कर रहे हैं उन्हें बोल दिया एनिमल, जो मूव नहीं कर रहे हैं उन्हें बोल दिया प्लांट। लेकिन क्या बच्चों ऐसा होता है, प्लांट भी तो हो एक पोजीशन पे स्टैटिक रह के, उनके लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में मूवमेंट तो होता ही है ना बच्चों। सो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, मूव करते ही करते हैं। तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर किसका, लिविंग बीइंग्स का। क्लियर। नाउ
एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स में, प्लांट्स में आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रेंज किसका, मूवमेंट का देखने को मिलता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अमीबा जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, सिंपल। अमीबा में हमें सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। ना मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया क्योंकि अमीबा में तो फ्लैजेला होता नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल फॉर्म, आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि सीलिया में बात करें, ठीक है, सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, टेंटिकल्स हो गए, तो आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपको सीलिया, सीलिया जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो उसमें क्या होता है, इस तरह से ये सीलिया होता है जिसमें सिंक्रोनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है, ये सारे के सारे एक साथ मूव करते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको फ्लैजेला देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लैजेला, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया हमने बनाया, तो बैक्टीरिया में आपको क्या देखने को मिला, फ्लैजेला। इस फ्लैजेला की मदद से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। टेंटिकल्स होते हैं जिनके मदद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम होते हैं फॉर देयर मूवमेंट। नाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव, ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या मूव कर सकते हैं, अपने लिम्स को, अपने जॉज को, है ना, आईलिड को, आईलिड भी इस तरह से आप मूव करते हो ना, टंग को मूव कर सकते हो, टंग भी मूवेबल ऑर्गन है, एक्सेट्रा। तो हम भी अपने अलग अलग ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब इनमें होता क्या है बच्चे लोग, ये तो हमने देख लिया, ये अभी तक हमने जो बात करा वो मूवमेंट का बात करा कि मूव हो रहा है, लेकिन अगर उस मूवमेंट के बदौलत वो अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं, हमने अपने लिम्स को मूव करके क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, दैट इज क्या, लोकोमोशन। यही क्या कहलाता है, लोकोमोशन। बच्चों समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे क्लास का। नाउ सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन एंड दैट इज टर्म्ड एज, सिंपली बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। दैट इज टर्म्ड एज बच्चों क्या, लोकोमोशन, ठीक है। नाउ सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। इस वॉलेंट्री मूवमेंट को, मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आपके बिना चाहे आप मूव कर जाओगे, लोकोमोट कर जाओगे, नॉट मूवमेंट, लोकोमोट कर जाओगे, ये आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप चाहते हो लोकोमोट करना तो जरूर लोकोमोट करेंगे, ठीक है। सो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, मतलब दौड़ना, भागना, मतलब चलना, भागना, चढ़ना, क्लाइंब करना, फ्लाइंग, उड़ना, ठीक है, स्विमिंग करना, आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ क्या, मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें स्टूडेंट, पैरामीशियम, सीलिया हेल्प इन दी, पैरामीशियम में क्या होता है बच्चों, पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ फूड। सीलिया किस में हेल्प करता है, फूड के मूवमेंट में, थ्रू साइटोफेरिंग्स, किसके थ्रू बच्चों, साइटोफेरिंग्स के थ्रू, एंड इन लोकोमोशन एज वेल। कहने का मतलब जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया था पैरामीशियम का, मतलब ये रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चे लोग, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि पैरामीशियम में सीलिया किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड, फूड के मूवमेंट में, इसको कैप्चर करने में, ये जो सीलिया है फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, कैप्चर करता है, और ये गलेट को ट्रांसफर करता है, बॉडी को जाता है ना, किसके थ्रू, साइटोफेरिंग्स के थ्रू, और साथ साथ में ये एक कोऑर्डिनेटेड लोकोमोशन भी कराता है। तो लोकोमोट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है इन पैरामीशियम। उसके बाद हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स। अगर बच्चों आपको पता हो तो हाइड्रा याद होगा बच्चे लोग, हाइड्रा इस तरह से, हाइड्रा में क्या होते हैं बच्चे लोग, टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, हाइड्रा कैन यूज इट क्या बच्चों, टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट प्रे, जिसको अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, और लोकोमोशन के लिए भी वो टेंटिकल्स का ही यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है वो अदर फंक्शंस भी कर रहे हैं, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहे हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं। नाउ
वी यूज लिम्ब, हम लिम्स का यूज करते हैं किसके लिए? फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स में चेंज आने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से यूज कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी पोस्चर्स, मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं, क्लियर, लोकोमोशन के लिए एंड लोकोमोशन एज वेल। तो हर तरह के मूवमेंट के लिए, हर तरह के लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए हम किसका? लिम्स का यूज करते हैं ना, लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल। नाउ द अबव observation suggested that the movement and locomotion can be studied separately, इन्हें हम अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन को हम अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। The two may be linked by stating that all locomotions are movement but all movement are not locomotions। देखिए, हम अगर मूव कर रहे हैं, हम बेसिकली हम अगर लोकोमोट कर रहे हैं, नॉट मूव, लोकोमोट कर रहे हैं मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, है ना। जैसे अगर हम अपने हैंड की बात करें तो ये मूव कर ही रहा है, एक ही पोजीशन पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो जितने भी लोकोमोशन है उसमें मूवमेंट तो होगा, और लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट जैसे अगर हम यहां खड़े होकर के अगर अपने हाथ को इस तरह से मूव करते रहे तो दैट इज नॉट बच्चों लोकोमोशन, ठीक है। यही स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, क्लियर। नाउ मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट, मतलब कहने का मतलब क्या है? लोकोमोशन का जो मेथड है परफॉर्म बाय एनिमल, एनिमल्स जो लोकोमोशन का मेथड परफॉर्म कर रहे हैं वेरी विद देयर हैबिटेट, ये उनके हैबिटेट के साथ क्या करते रहता है? वेरी करते रहता है। एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जैसा डिमांड होता है, जैसा सिचुएशन रहता है उस हिसाब से ये डिमांड होता है, उस हिसाब से ये चेंज होते रहता है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर किसके लिए? फूड, लोकोमोशन इज जनरली फॉर फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर। लोकोमोशन क्यों होता है? तो कुछ ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करते हैं फूड के सर्च में, कुछ ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करते हैं शेल्टर के सर्च में, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनसे बचने के लिए, क्लियर। तो लोकोमोशन डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या नीड है, उस ऑर्गेनिज्म का कंडीशंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि उनका लोकोमोशन कैसा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बच्चों मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब ह्यूमन बॉडी में आपको तीन अलग अलग तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एक आपका एमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है सीलियरी एंड तीसरा होता है मस्कुलर। एमीबॉइड अमीबा, अमीबा में देखने को मिलता है, दैट इज एमीबॉइड मूवमेंट। और अगर सीलिया, मिलियंस ऑफ सीलिया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ठीक है, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो इसके बारे में चलिए आगे और हम क्लियर समझते हैं, ठीक है ना। यहां से बेहतर है यहां से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। होता क्या है कि सम स्पेशलाइज, अब पूछोगे मैम ये आपने बताया कि एमीबॉइड मूवमेंट अमीबा हमारे बॉडी में बोला गया है, तो इसका मतलब अमीबा जिस तरह से मूव करता है या सीलिया का जो मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में भी तो सीलिएटेड एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम है, मतलब सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स है, फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स है, तो इन ये सारे, और मस्कुलर स्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स है ही। तो ये तीनों स्ट्रक्चर तो हमारे बॉडी में भी तो दिख रहा है। अब एमीबा यूनिसेलुलर है तो उसमें एक ही तरह का मूवमेंट देखने को मिला, पैरामीशियम भी है तो उसमें भी एक ही तरह का मूवमेंट देखने को मिला, बट हमारे बॉडी में ये तीनों मूवमेंट देखने को मिलता है, अमीबॉइड, सीलियरी और कौन सा मूवमेंट? मस्कुलर मूवमेंट। अब कौन सा क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। So, some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। देखो बच्चों, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, अरे यार सॉरी बच्चों, इसको हम ऐसे समझते हैं, इसका कलर मेरे को चेंज करने दो। हाँ, यहां देखिए, सबसे पहले बच्चों अमीबा, याद करो अमीबा,
अमीबा क्या होता है? जब अमीबा को फूड को कैप्चर करना होता है, सिंपल इसी से समझेंगे। ये जस्ट मान लिया हमने क्या है, अमीबा। मान लेते हैं अमीबा का फूड यहाँ है, तो इसको क्या करना है, लेना है। तो ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है ना, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है, इस तरह से ये इन्वेजिनेट होता है और इसने क्या कर लिया, फूड को कैप्चर कर लिया। जस्ट समझिए, ठीक। अब ये जो है, ये फूड को कैप्चर कर लिया स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके, फॉल्स फिट का फॉर्मेशन करके, एंड फैगोसाइट कर लिया। ये जो मूवमेंट है यही कहलाता है एमीबॉयड मूवमेंट। अब बच्चों बोलोगे कि मैम आपने बोला एमीबॉयड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो WBC होता है, कुछ अमीबा जैसा ही इसका शेप होता है ना, इरेगुलर सा। तो ये ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, ये जो होता है ये क्या करता है, जो भी फॉरेन बैक्टीरिया, जर्म्स, कुछ भी आता है, फॉरेन बॉडी आता है, उसको इसी तरह से क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और उसको किल कर देता है। तो ये जो मूवमेंट है इनका, ये क्या कहलाता है, एमीबॉयड मूवमेंट, अमीबा जैसा मूवमेंट। क्लियर? सो सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इसीलिए हम इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज के अंदर भी मैंने बताया है मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं ब्लड में, ये कैसा मूवमेंट करते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के जरिए ये क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को किल करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज अफेक्टेड बाय, देखो मैंने बोल दिया ना, स्यूडोपोडिया, ये जो फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज क्या बच्चों, स्यूडोपोडिया, इन्वेजिनेशन, स्यूडोपोडिया, दैट इज क्या बच्चों, दैट इज इन्वेजिनेशन। नाउ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैसे फॉर्म होता है, जो इनका प्रोटोप्लाज्म भरा है, इनके स्ट्रीमिंग से क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक। जैसे कि अमीबा में, जैसे कि अमीबा में, पहले ही मैंने अमीबा भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, जितना एनसीईआरटी के अंदर हम समझा पाते हो कोशिश करते हैं कि समझा दे क्विक सीरीज के अंदर। नाउ आगे बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन एलिमेंट। साइटोस्केलेटन प्लांट में तो होता नहीं, एनिमल्स में ही होता है। तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन एमीबॉयड मूवमेंट। तो बच्चों हमारे बॉडी में एमीबॉयड मूवमेंट कौन कौन से करते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट हमें किस किस में देखने को मिलता है, एमीबॉयड मूवमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 मैक्रोफेजेस, नंबर 1 मैक्रोफेजेस, दूसरा ल्यूकोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स, और जो एनसीईआरटी में दिया है बच्चों आपको बस वही याद रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया है ना वही याद रखना है। और तीसरा हम देख रहे हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट जैसे कि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, बस एनसीईआरटी में जो है वही याद रखना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस आ रहा है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। बियॉन्ड एनसीईआरटी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें समझना है एनसीईआरटी को, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी में ही रहेंगे। बाकी बच्चों अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझना है जिससे आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी समरी है, तो अभी हम समरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा जो सेशन है, पूरा जो क्लासेस है वो ऑलरेडी हम अपना बैच में करा रहे हैं 11th और 12th का। सो आ जाते हैं यहाँ पे। नाउ सीलियरी मूवमेंट, ये तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ एमीबॉयड मूवमेंट क्लियर है, अमीबा जैसा मूवमेंट होगा। अब यहाँ के बाद समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ के बाद हम बात करते हैं सीलियरी मूवमेंट के बारे में। सीलियरी मूवमेंट ऑकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, ट्यूब शेप का जो ऑर्गन होता है ना उसमें ज्यादातर आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। मैंने बोला था ना, जो कि लाइंड होते हैं कैसे एपिथेलियम से, सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिया जो है होता है किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से पूरे में फैला हुआ। क्लियर? तो वैसे ऑर्गन जिनमें सीलिएटेड एपिथेलियम मिल रहा है वो कैसा मूवमेंट शो करेंगे, सीलियरी मूवमेंट शो करेंगे। एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैक, बार बार मैं ये टर्म यूज करती हूँ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्यों? अगर आप एक रो में खड़े हो, ठीक है ना, रो में जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते होगे बच्चे लोग, तो उस दौरान क्या होता है, जब आप असेंबली के टाइम में, इन जनरल क्या होता है बच्चों, असेंबली जब होती है तो असेंबली के दौरान क्या होता है,
आप रो में खड़े होते, एकदम एक कतार में सारे लोग खड़े हैं, और उसी असेंबली के दौरान आप जा रहे हो, जब आपको क्लासेस में जाना है, डिपार्चर के टाइम में कभी भी एक प्रॉपर लाइन में जाते हो, है कि नहीं? तो ये एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। अगर आप आंख बंद करके भी सीधे चल रहे हो ना, तो आप नॉर्मल चल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे वाला मूव कर रहा है। लेकिन अगर सोचो आप चले जा रहे हो, एक रुक गया, एक बीच में रुक गया, क्या होगा? आप जाके टकराओगे, है ना? टकरा के क्या हो जाएगा? गिर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी जो सीलिया है, आगे वाला मूव करेगा तभी पीछे वाला मूव करेगा। इसीलिए जरूरी है सारे मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मूव करते रहे, अदरवाइज क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ठीक है। हेल्प इन किसमें? रिमूविंग डस्ट। ये बेसिकली बच्चों हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं? रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। समझ में आई बात बच्चे लोग? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होता है किसका? सीलिया का। इन किस में? ट्रैकिया में हेल्प करते हैं, किसमें? डस्ट को रिमूव करने में, एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस जो इनहेल्ड होता है अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर, उससे क्या करते हैं? डस्ट को रिमूव करते हैं। उसके बाद पैसेज ऑफ ओवा। ओवा का पैसेज अगर आपको याद हो, थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ेंगे भी एनसीईआरटी के अंदर। सो वो क्या करते हैं? उनमें भी हमें सीलियरी मूवमेंट, यानी ओवा का जो पैसेज है, जिस पाथवे से ओवा मूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, कैसा मूवमेंट होता है? सीलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। नाउ मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, लिम्स का मूवमेंट, ठीक है, जॉज का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ये कैसे मूवमेंट है बच्चे लोग? मसल्स इसमें मूव करेंगे तभी मूवमेंट, तो मस्कुलर मूवमेंट है बेसिकली दीज ऑल आर। सो द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर locomotion and other movement by human beings and majority of multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinated activity. Locomotion के लिए perfect coordinated activity होना चाहिए muscles का, skeleton का और neural system का। So in this chapter you will learn about the types of muscles. इस chapter में हम पढ़ेंगे कितने तरह के muscles होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म कैसा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के। क्लियर बच्चों? तो आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं मसल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे लोग? मसल्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मसल, दिस इज मसल्स। देखो मेरे तो मसल्स ही नहीं है, होते ना मसल्स, बिल्कुल नहीं है मसल्स मेरे, एक्चुअली पता ही है, आते ही नहीं मसल्स, कितना भी खा लूं मसल्स नहीं आते, क्या करो? बच्चों को उपाय बताओ। तो दिस इज मसल्स। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्या होता है बच्चों? मसल्स जो है ये एक स्पेशल तरह का टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है जिसका ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे लिखेंगे मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है, ठीक है। अबाउट कितना? 40 से 50%, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। अब देखो होता क्या है बच्चों कि जो हमारा वेट हम काउंट करते हैं, अब किसी का वेट, मेरा वेट 50 kg, लगती तो नहीं वो 50 kg की, है ना। अब जरा सोचो, मेरा वेट 50 kg, किसी और का वेट हो जाएगा 60 kg, किसी का हो जाएगा 100 kg। तो बच्चों उस वेट का अगर देखा जाए तो 40 से 50% मसल का वेट होता है, जो आपके मसल्स का वेट है, मतलब 40 से 50%। जैसे अगर किसी का 100 kg है तो 100 kg में से जो 40 kg होगा या 50 kg होगा वो उसके मसल्स का वेट होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ना? ये एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात नहीं कर रहे। नाउ दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी, अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले रहा है, अगर चेंज होता है शेप एंड साइज वापस से वो नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाता है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक है। नाउ मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे मसल्स को क्लासिफाई किया गया है, नेमली
लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, इन सब के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लोकेशन के बेसिस पे, मतलब ये कहां कहां हमारे मसल्स प्रेजेंट है, इस बेसिस पे 3 टाइप के मसल्स होते हैं। कितने टाइप के मसल्स होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल्स, दूसरा विसरल एंड तीसरा कार्डियक। कार्डियक तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कहां प्रेजेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटन मसल्स के बारे में। बच्चों यहां तक समझ में आया तो वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक करते रहो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि यस मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्केलेटन मसल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्केलेटन मसल्स के बारे में बात करते हैं। कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन कलर ट्राई करती हूँ। हाँ, तो स्केलेटन मसल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्केलेटन मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन कंपोनेंट। तो हमारा जो स्केलेटन कंपोनेंट है इससे एसोसिएटेड, इससे जुड़ा हुआ होता है स्केलेटन मसल्स। दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो इसका अपीयरेंस स्ट्राइप्ड होता है एंड इसीलिए इसे बोला जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस के कारण इसका नाम रखा गया है स्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब इनके इन मसल्स के जो एक्टिविटीज है वो हमारे कंट्रोल में है, अंडर द विल है कि हम जैसे चाहे वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड दे आर नोन एज, और इसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स टू। तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। नंबर 1, स्केलेटन मसल्स को और हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स को और हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्राइएटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, स्ट्राइएटेड मसल्स। साथ साथ में और हम क्या बोलेंगे? हमारे कंट्रोल में होता है तो बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स। समझ रहे हो पॉइंट ना? नेक्स्ट इसके बाद आफ्टर दैट दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व। अब इनका काम क्या होता है? जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ना, इनका मेनली काम, हमारे बॉडी में जो स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट है उनका मेनली काम होता है लोकोमोटरी एक्शंस एंड बॉडी पोस्चर्स को चेंज कराने में हेल्प करना, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो हमारे बॉडी में है उनका काम क्या होता है? वही हमें लोकोमोट कराने में मदद करते हैं, बॉडी पोस्चर्स को चेंज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं, पहला तो हमने पढ़ लिया कौन सा मसल्स? स्केलेटन मसल्स। अब हम दूसरे पे आ जाएंगे बच्चे लोग। सेकेंड वन इज विसरल मसल्स। दूसरा कौन सा है बच्चों? विसरल मसल्स। ये लोकेटेड होता है, लोकेशन के बेसिस पे देख रहे हैं ना, ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ प्रेजेंट है? इसको मैं इसी कलर से लिखती हूँ, वेट। यहां पे लिखते हैं इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। स्केलेटन कंपोनेंट में प्रेजेंट होगा, स्केलेटन मसल्स स्केलेटन कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसका लोकेशन। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं विसरल मसल्स के बारे में। ये कहाँ लोकेटेड है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो भी विसरल ऑर्गन है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सब जगहों पे क्या प्रेजेंट है? विसरल मसल्स प्रेजेंट है। मतलब अगर बच्चों इनका लोकेशन आपसे पूछा जाए, अगर इनका लोकेशन पूछा जाए किसका? दूसरा जो हम देख रहे हैं विसरल मसल। बच्चों एक बार ये बताना, ये कलर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? विसरल मसल्स, ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए विसरल मसल्स की बात करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो विसरल मसल्स जो है, थोड़ा सा लाइट ही कलर ले लेते हैं बच्चों, दिख तो नहीं रहा होगा क्लियर। चलिए विसरल मसल्स की बात करते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन अगर बच्चों आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ये आपके जो भी विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, क्या क्या होता है? माउथ से लेकर के एनस तक का जो स्ट्रक्चर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हो गए, ये भी विसरल ऑर्गन हो गए। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सब जगहों पे एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे आपको क्या मिलेगा? विसरल मसल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? विसरल मसल्स मिलेगा। अब देखो
ये जो होते हैं दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, इसमें आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए ये जो होते काफी स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। तो विसरल मसल्स को और हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। साथ साथ और इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। जैसे कि हम यहाँ स्ट्राइएटेड लिख रहे हैं ना, तो स्मूथ मसल्स और क्या बोलेंगे बच्चे लोग? नॉन स्ट्राइएटेड। और साथ साथ में मैं बता दूं ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होता है, तो कैसे होंगे? वॉलेंट्री नहीं होंगे, नॉन वॉलेंट्री। सो देयर एक्टिविटीज आर नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसे और हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहीं पे लिख लेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। समझ आ गई बात? ठीक है। सो दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। समझ आ गया बात बच्चे लोग? तो ये एज द नेम सजेस्टेड कार्डियक मसल्स, पहला तो स्केलेटन मसल, दूसरा हमने पढ़ा विसरल मसल्स, दोनों के लोकेशंस भी देख लिए। ठीक, और साइड में लिखते चले, बस इतना ही आपको लर्न करना है, इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं है। नाउ अनदर तीसरा आ गया कार्डियक मसल्स एज द मसल ऑफ हार्ट। कार्डियक से मैंने पहले ही बोला, कार्डियक से समझ में आता है हार्ट, कार्डियक अरेस्ट डिजीज है, हार्ट काम करना, फंक्शन करना बंद कर देता है, तो हार्ट यानी हार्ट में आपके क्या प्रेजेंट होगा? कार्डियक मसल्स। तो इसका लोकेशन हार्ट। मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म क्या? चलिए कार्डियक मसल्स के बारे में बात करते हैं। यहां तक तो हमें सब क्लियर हो गया। कार्डियक मसल्स यहां देखिएगा, बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स कैसा होता है? स्ट्राइएटेड होता है। स्ट्राइएटेड तो होता है। देखिए कार्डियक मसल, तीसरा बच्चे लोग हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स कहां प्रेजेंट होगा? इसके लोकेशंस की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हार्ट में। ठीक, अब इसके बारे में हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होता है इसका भी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, तो ये भी कैसा मसल है? स्ट्राइएटेड मसल्स है। लेकिन क्या ये हमारे कंट्रोल में होता है? हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में होता है? अगर होता तो भाई जिनका डेथ होता है हार्ट फेलियर की वजह से, वो तो होता ही नहीं है ना। सो दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये कैसे होते हैं और ये कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री होंगे। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है बच्चे लोग इन सब से, तो इसको ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। नर्वस सिस्टम इनके एक्टिविटीज को डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करता है। नाउ let us examine a skeleton muscle in detail to understand। अब जैसा कि हमने पढ़ा skeleton muscles हमारे skeleton component में present हैं, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है, हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये हम देखते हैं। सो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, जिसे हम बोलते हैं फैसिकल्स। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं? फैसिकल्स होते हैं। सो हेल्ड टुगेदर, और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसे बोला जाता है फेसिया। चलो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर है। यहां से देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं फैसिकल्स यानी मसल्स बंडल, और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? फेशिया के थ्रू। थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं, हाँ यहां पढ़ रहे थे। सो ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। हर मसल बंडल को अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे क्या है? मसल फाइबर है, मसल सेल्स है ना। टिश्यू है, ये क्या है? एक टिश्यू है, ये मसल्स एक क्या है? टिश्यू है। तो इस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे, तो मसल सेल्स कौन से? मसल फाइबर। अब बच्चों ईच, आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ईच मसल फाइबर, हर मसल फाइबर की बात करें, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों ये तो आपको पता ही है, सेल है, सेल है। मसल फाइबर यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मसल फाइबर यानी हम बात कर रहे हैं मसल सेल्स के बारे में, मसल सेल के बारे में। तो आपको पता है ना, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बोला गया ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल है सब में क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल है तो यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको यहाँ हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सिंपली क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा, यानी
मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, इज कॉल्ड, सिंपली बच्चों कलर चेंज करके लिख देती हूं, सार्कोलेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, बट नाम चेंज कर दिया गया सार्कोलेमा। नाउ इन क्लोजिंग अ सार्कोप्लाज्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कवर करता है, साइटोप्लाज्म को, यानी मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, मसल सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपली हम लिखेंगे दैट इज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। क्लियर, ठीक, यही पॉइंट यहां पे लिखा है। मसल फाइबर इज अ सिंसियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मिनी न्यूक्लियाई। देखो बच्चों, एनिमल में हम टर्म यूज करते हैं सिंसियम, यहां पे बता देती हूँ बच्चों लोग, सिंसियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख देंगे बच्चों लोग, सिंसियम कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंसियम, जिसको पता है वो चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे। सिंसियम कहने का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसियम कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसियम कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसियम कंडीशन। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, मसल फाइबर इज सिंसियम एज दी सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियस, सार्कोप्लाज्म क्या कंटेन करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया, ये मसल सेल एक सेल लिया, अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल के मेम्ब्रेन को देखिए, दिस मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला जा रहा है, दिस इज क्या, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहीं पे लिख रही हूँ बच्चों, दिस इज क्या, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो फ्लूइड भरा है उसे क्या बोला जाएगा, इसके अंदर मान लेते हैं जो फ्लूइड भरा है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंसियम। और जिस जो फ्लूइड है इसके अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्को। अब देखो इसके अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यानी ईआर, नॉर्मल सेल्स के अंदर ईआर का क्या काम होता है, रफ ईआर का प्रोटीन बनाना और आरईआर का, सॉरी एसईआर का लिपिड बनाना। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे लिखेंगे बच्चे लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां हम क्या बोलते हैं, एसआर, सॉरी क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोल देते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट नेम नहीं लिख रही थी, फुल नेम लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों इसमें कैल्शियम आयन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है। सो ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, इसीलिए बोला जाता है अगर आपको मसल्स स्ट्रांग चाहिए तो इसके लिए, भले ही मैं क्या बोलूं पतली दुबली सी हूं, लेकिन हमारे मसल्स जो है वो क्या है, स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते बच्चों, तो इम्यूनिटी हमारा बहुत ही स्ट्रांग है और मसल्स भी स्ट्रांग है, जिससे हम किसी को भी पंच मार सकते हैं, जो भी क्या बोलते हैं नहीं पढ़ाई करेगा उसको पंच लगेगा, पंच बाय मयूरी कश्यप मैम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, जब ऑफलाइन कोचिंग के अंदर मैं क्लासेस लेती थी तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पिटते हैं, बहुत सारे जब पढ़ाई नहीं करते तो बच के रहना, पूछना बहुत बहुत जोर का लगता है मेरा हाथ, इसलिए जल्दी हाथ नहीं उठाती हूँ। बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, पढ़ते तो हैं ही, बट हाँ जिन जिन लोगों ने मेरे से पिटाई खाया वो आज मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। सो पिटाई जरूर खाना मेरे से एक बार। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मसल्स का, उसमें कैल्शियम भरा होता है। इसीलिए ना बोला जाता है जब भी हॉर्लिक्स वगैरह बॉर्नवीटा वगैरह लेने के लिए दूध के साथ, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, वो आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। नाउ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्या, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन दी सार्कोप्लाज्म, जिसे बोला जाता है मायोफिलामेंट या इसे बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। यहां ध्यान से देखिए, फिर से आ जाते हैं बच्चे लोग, क्या लिखा गया है कि कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट। बहुत सारे इसमें मसल फाइबर यानी जो मसल सेल है इसमें बहुत सारे पैरेलली अरेंज क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। एंड दैट फिलामेंट, और वो भी कहां? साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में। एंड दिस फिलामेंट इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। सॉरी, माइक्रोफिलामेंट, मेरे को सेल का याद आ गया था, सॉरी बच्चे लोग, अभी एक टॉपिक मेरा सेल भी चल रहा है एक बैच के अंदर इसीलिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या? मायोफिलामेंट, नॉट माइक्रो, मायोफिलामेंट। इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? मायोफिलामेंट। या इसे हम क्या बोलते हैं? और हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रल। और हम क्या बोलते हैं बच्चों? मायोफाइब्रल, मायोफाइब्रल। ठीक है, तो ईच मायोफाइब्रल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अभी हम आगे देखने वाले हैं, जितने भी मायोफाइब्रल है ना उसमें अल्टरनेट डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। सो अ डेंसिटी स्टडी ऑफ मायोफाइब्रल हैज एस्टैब्लिश्ड द स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। तो यही जो प्रेजेंस है लाइट डार्क, यही इसको कैसा अपीयरेंस देता है? स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देता है। एंड दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। सो इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इसकी कौन कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल्स में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड अनदर वन इज मायोसिन। लाइट बैंड में आपको क्या मिलेगा? एक्टिन मिलेगा एंड कॉल्ड, या इसे हम बोलेंगे आई बैंड। देखो एल के बाद क्या है? आई, तो याद रखो आई बैंड, लाइट बैंड, आई बैंड। एंड आइसोट्रॉपिक बैंड, या इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड। देखो आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। वहीं डार्क की बात करें, डी फॉर डार्क और उसके बाद ए है, ठीक है, दूसरा वर्ड ए है, तो डार्क बैंड या बोलिए ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड, इस तरह से याद रख सकते हैं। लाइट के बाद, एल के बाद आई है तो इसे हम बोलेंगे आई बैंड। लाइट बैंड को क्या बोलेंगे? आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। और डार्क है तो डार्क का दूसरा लेटर ए है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये क्या कंटेन करता है? जैसे आई बैंड क्या, लाइट बैंड क्या कंटेन करता है? एक्टिन। तो डार्क बैंड क्या कंटेन करता है? मायोसिन। क्या कंटेन करता है बच्चों? मायोसिन। तो ऊपर चले आते हैं, क्या कंटेन करता है? देखिए यहां से ध्यान से, ये कंटेन करता है मायोसिन। सो बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लियर समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं। ये हमारा डार्क बैंड हमारे मसल सेल्स में मिलने वाला बैंड है। ये देखिए ए बैंड, अभी मैंने समझाया, डार्क दूसरा ए, डार्क लिखते हैं ना तो दूसरा लेटर क्या होता है? ए, तो उससे याद रखेंगे ए बैंड, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक। और आई, लाइट बैंड जो है, लाइट बैंड है, दूसरा लेटर आई, तो याद रखेंगे कैसे? आई बैंड, दैट इज आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। दोनों में खासियत क्या है? ए बैंड बना होता है एक्टिन का, सॉरी बच्चों, उल्टा, वेट अ मिनट, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो बैंड है ए बैंड, ये अभी जस्ट मैंने बताया ये किसका बना होता है? मायोसिन का। और ये जो आई बैंड है ये बना होता है किसका? एक्टिन का। तो ये जो बैंड है ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मायोसिन और एक्टिन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेट मैनर में इस तरह से क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। तो थोड़ा सा इसे हम लाइट मोड में करके देखते हैं एक बार, ठीक है ना। उससे पहले हम ये पूरे के पूरे लाइन को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे यहाँ पे। तो क्या मैंने बोला? बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख रहे थे कैसे अरेंज है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चे लोग? पैरेलल होते हैं। ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ठीक, नाउ एक्टिन फिलामेंट आर थिनर। जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, जो कि एक्टिन फिलामेंट से क्या बना हुआ है बच्चे लोग? उल्टा याद रखिएगा, डार्क में ए है तो उसका अपोजिट लाइट है, तो लाइट बना होगा एक्टिन से, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिनर होता है, पतला होता है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट से क्या बना होता है बच्चे लोग? डार्क बैंड। मायोसिन से क्या बनाता है? डार्क। So as compared to myosin filament, hence are commonly called thin and thick filament. तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? thin and thick filament, यानी thin filament actin और thick filament myosin. Simple.
इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, आईलैंड के सेंटर में, सॉरी आईलैंड नहीं, आई बैंड के सेंटर में इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन प्रेजेंट होता है। एकदम आई बैंड है और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, जेड लाइन, विच बाइसेक्ट, जो कि आई बैंड यानी लाइट बैंड को बाइसेक्ट करता है। तो लाइट बैंड को जो बाइसेक्ट करेगा दैट इज जेड लाइन। दी थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट यानी एक्टिन, वो किससे अटैच होगा, इसी जेड लाइन से अटैच होगा, ठीक है। थिक फिलामेंट यानी मायोसिन इज द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर। आपको अच्छे से पता है डार्क बैंड किसका बना है, मायोसिन का, तो वो ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन एम लाइन। यानी आई बैंड को जो बाइसेक्ट करेगा जेड लाइन, और ए बैंड को जो बाइसेक्ट करेगा वो हो जाएगा एम लाइन, ठीक। नाउ ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली। जो ए बैंड है और जो आई बैंड है वो कैसे अरेंज है इन अल्टरनेट मैनर, मैंने पहले बताया लाइट डार्क इस तरह से क्या है, अरेंज है। सो ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल के पूरे लेंथ तक। Now the portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction is called sarcomere. Very very important. यानी एक Z line और नेक्स्ट वाला जो Z line होगा, इसके बीच में A बैंड भी तो आएगा, तो Z line और Z line दो अल्टरनेट Z line के बीच का जो गैप है दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट इज कॉल्ड sarcomere. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So in a resting state जब होता है बच्चों, the edge of the thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filament, leaving क्या, central part of thick filament. The central part of thick filament not overlap by the thin filament is called H zone. जो central part है, thick filament मतलब मायोसिन, मायोसिन मतलब डार्क बैंड, ठीक है, मायोसिन मतलब डार्क बैंड। तो डार्क बैंड जो है ये इसका सेंटर पार्ट, डार्क बैंड यानी ए बैंड का जो सेंटर पार्ट है उसको ओवरलैप नहीं करेगा, कौन सा, थिन फिलामेंट, और उस पोर्शन को हम बोलेंगे एच जो। तो चलिए आ जाते हैं वापस से, ये आपको याद रखना है बच्चे लोग। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज ए बैंड, ये जो आप देख रहे हो ये ए बैंड है और दिस इज आई बैंड, ठीक। आई बैंड को जो बाइसेक्ट करेगा दिस इज जेड, ये जो बाइसेक्ट करेगा इस पोर्शन को जेड, इसको जो बाइसेक्ट करेगा दैट इज एम लाइन, है ना। ये देखो यहाँ पे भी, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले उसमें भी आ जाते हैं, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको क्लियर, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ ये देखिए, ये जो आपका लाइन है ये वाला तो ए बैंड, ठीक है, ये वाला क्या हो गया ए बैंड, और ये वाला आई बैंड। तो आई बैंड को जो बीचों बीच बाइसेक्ट कर रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, जेड। फिर ए को जो करेगा उसे हम एम बोलेंगे। और वैसा पोर्शन देखिए, वैसा पोर्शन जो किसको ओवरलैप, ये वाला एच जोन देखिएगा, ये ओवरलैपिंग तो हो रहा है बट ये वाला जो पोर्शन है ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एच जोन। एंड यहां से ये जेड लाइन और ये जेड लाइन आई बैंड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी जेड लाइन हुआ ना, तो इस जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, एंड इसे ही बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसे ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अभी जस्ट मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, ठीक है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे होगा, इस कहानी को, इसको मैं बड़े अच्छे कहानी से समझाती हूँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे तो उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं हो पाएगा, बस इतना ही समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो प्रेमी हैं, मतलब एक है बेचारा लड़का और एक लड़की, दोनों प्रेमी हैं और उन्हें शादी करनी है, बट उनके जो फैमिली है उसमें एविल बन रहा है ना, दुश्मन। अक्सर मूवीज में तो यही दिखाया जाता है, घिसा पिटा कहानी, मूवी का कुछ नया स्टोरी आता ही नहीं है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। समझिएगा कैसे, आप बोलोगे मैम ये क्या बात कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं बच्चों। ईच एक्टिन, एक्टिन यानी थिन फिलामेंट, ठीक है।
इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंट, 2 फिलामेंट का बना है। हर एक्टिन 2 फिलामेंट का बना है। कौन कौन सा? एक 2F एक्टिन इज मेड ऑफ 2F एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से हेलिकली जुड़े हुए होते हैं। नाउ ईच F एक्टिन 2 है, तो ईच F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, F एक्टिन किसका पॉलीमर है? मोनोमेरिक G एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन का। ठीक, नाउ 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। केवल ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू दी एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के पास प्रेजेंट होता है थ्रू आउट इट लेंस। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, देखो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अलग अलग है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स पे प्रेजेंट होगा कहां? ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल्स पे क्या प्रेजेंट होगा? ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा। नाउ इन द रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं हम, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन जो कि रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है? मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये क्या कर देता है? कवर कर देता है, मास्क कर देता है, कवर कर देता है एक्टिन एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, मतलब एक्टिन पे मायोसिन आकर के बाइंड ना करे साइट को, ये मास्क कवर कर देता है रेस्टिंग स्टेट में। सो ईच मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये भी एक पॉलीमर है, किसका? प्रोटीन का, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन का। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन आर कॉल्ड मीरोमायोसिन। मोनोमेरिक प्रोटीन इसमें कौन सा है? मीरोमायोसिन। यहां कौन सा था? देखो एफ एक्टिन का जो है मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन है ना। अब देखो बच्चे लोग, कंस्टिट्यूट 1 थिक फिलामेंट, ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। कितने? 2 पार्ट। कौन सा? एक ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म और एक टेल होगा। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हेवी मीरोमायोसिन, मतलब जो हेड वाला पोर्शन है उसे बोला जाता है हेवी मीरोमायोसिन, और HMM, एंड जो बाद वाला यानी टेल जो है इसे बोला जाता है लाइट मीरोमायोसिन यानी LMM। द HMM यानी हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट दैट इज हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है रेगुलर डिस्टेंस पे, और एंगल बना होता है इस तरह से, एंगल बना होता है फ्रॉम ईच अदर, इस एंगल बना होता है एक दूसरे से सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म, एंगल पे क्रॉस आर्म। नाउ द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, इस पे एटीपेज एंजाइम होता है एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। एटीपी के लिए इसमें क्या होता है? बाइंडिंग साइट होता है एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एक्टिव साइट किसके लिए होता है? एक्टिन के लिए होता है, जिसको मास्क कर देता है रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन। ये देखिए यही स्ट्रक्चर है ना बच्चे लोग, एक्टिन और मायोसिन का। ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्टिन फिलामेंट का पार्ट, ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन देखो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के पूरे इंटायर लेंथ तक आपको ट्रोपोमायोसिन मिलेगा, गार्ड की तरह खड़ा रहता है, एविल है बेसिकली ये, और ये ट्रोपोनिन। नाउ ये देखिए ये है क्या? मायोसिन। मायोसिन में एक आपका हेड पार्ट मीरोमायोसिन का बना हुआ होता है, शॉर्ट आर्म, और ये आपका जो पोर्शन है दिस इज टेल, दिस पोर्शन इज टेल। यहां पे एक तो वैसा साइट होता है जहां पे एटीपी बाइंड करता है, एनर्जी भी चाहिए है ना, और एक ऐसा साइट जहां पे एक्टिन बाइंड करता है, तो इसी को कौन ओवरलैप कर देता है, मास्क कर देता है? ट्रोपोनिन रेस्टिंग स्टेज में। और ये देखिए एंगल पे प्रेजेंट है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? क्रॉस आर्म फॉर्म कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए होता क्या है, मैकेनिज्म देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। mechanism of muscle contraction, very very important. So mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament. sliding filament थ्योरी के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके तहत बोला ये गया है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, यानी एक्टिन स्लाइड करता है किस पे? मायोसिन पे, तो इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी आगे। देखिएगा बच्चे लोग, यहां से अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिंगल सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
मसल में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड करता है तो, यानी सीएनएस। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर, ठीक है, मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber connected to it constitute a motor unit। एक साथ, मतलब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल्स, ठीक है, ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, जैसे नर्व से सिग्नल आया और ये जो है मोटर न्यूरॉन और साथ साथ में हमने क्या ले लिया? मसल फाइबर, इसे हम क्या बोल रहे हैं? मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट यानी द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बीच का जंक्शन है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड बच्चे लोग क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और मोटर एंड प्लेट, क्योंकि न्यूरो मोटर उस पोर्शन पे एंड हो जाएगा ना। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग, जैसे ही न्यूरल सिग्नल यहाँ पे पहुंचता है, रीचिंग दी जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरो मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए एक ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा? एसिटाइल कोलिन, याद रखिएगा कौन सा प्रेजेंट है? एसिटाइल कोलिन। बच्चों इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने कहानी बताया हुआ है, और अगर अभी इस चैनल पे नहीं बताया है तो मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो वहां पे बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा कहानी बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, क्योंकि इस सीरीज में तो हम ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, लंबा टाइम है, टाइम टेकिंग है। तो बाकी मैंने अपने वीडियोस के अंदर ट्रिक एंड ऑल सारा कुछ बताया हुआ है, तो उसको देखते रहिए, ठीक है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है 11th 12th अगर आप दोनों अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जरूर, पहले आपको ऑब्वियस सी बात है टारगेट के स्टूडेंट तो पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी आपको जल्दी जल्दी समराइज करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहानी अभी यहाँ पे बताना इज नॉट राइट, टाइम वेस्टिंग है। देखिए ध्यान से, एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है विच जनरेट्स क्या? एन एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। ये क्या करता है? सार्कोलेमा में, यानी सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे ही रिसीव करेगा, दिस स्प्रेड थ्रू आउट द मसल, ये पूरे के पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड आउट हो जाएगा। नाउ cause the release of calcium ion into the sarcoplasm, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म में। Then increase in calcium ion level led to binding of calcium with the subunit of troponin। troponin जो ट्रोपोमायोसिन्स पे रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है उसके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा। और एक्टिन फिलामेंट, किस पे? एक्टिन फिलामेंट पे। एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ, तो रेस्टिंग स्टेज में जो मास्क करके रखा हुआ तो मास्क हट जाएगा, ठीक है, मास्क हट गया। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, और यूटिलाइजिंग फिर एटीपी का यूज करके, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू विद द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा ऑन एक्टिन, ताकि क्या फॉर्म हो सके? क्रॉस ब्रिज। और ब्रिज फॉर्म होगा तो आसानी से ये क्या, ब्रिज फॉर्म हुआ तो आसानी से ये मूव कर जाएगा, है कि नहीं। सो आगे समझते, देखिए क्या हुआ इस तरह से। देखिए एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, यहां देखिए किस तरह से, यहाँ पे एटीपी जब यूज होगा एडीपी में कन्वर्ट होगा प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चे लोग। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हो क्या रहा है? कैल्शियम कहाँ रिलीज हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये कैसे फॉर्म होगा? तो जब यहाँ तो ब्रेकिंग हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इससे पहले हमने क्या समझा था कि जब एसिटाइल कोलिन पूरे न्यूरोट्रांसमीटर जब सिग्नल लेके आएगा तो पूरे सार्कोलेमा में फैल जाएगा, वो फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल भेजेगा, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा तो वो कैल्शियम कहाँ जाएगा? वो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर वो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन ने जो मास्क करके रखा था एक्टिव साइट को उसको वो ओपन कर देगा और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिर ये स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग दैट इज क्रॉस ब्रिज हो गया, स्लाइड कर रहा है एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड फिर ब्रेकिंग भी हो जाता है। सो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। हियर सो पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, the Z line attached to these actin are also pulled inward and thereby causing a shortening of the sarcomere। ठीक है, क्या कॉज करता है? सार्कोमेयर का
शॉर्टनिंग, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। हुआ क्या, जो अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट है टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, दी जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ पुल्ड होगा, ठीक है, जिसके कारण सार्कोमेयर शॉर्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, जो आई बैंड है वो रिड्यूस होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि जेड वो हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट करे तो आई बैंड छोटा हो जाएगा ना। नाउ whereas A band retain the length, और A band अपने लेंथ को मेंटेन करके रखेगा। So the myosin releasing the ADP plus, obvious सी बात है ATP यूज होगा तो ADP plus inorganic phosphate में कन्वर्ट होगा, goes back to its relaxed stage, a new ATP bind the cross bridge, फिर एक नया ATP bind होगा, वो ब्रोक हो जाएगा, broken, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation। इसी तरह से होते रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हो जेड, ये रिलैक्स स्टेज में है, दिस इज जेड लाइन, एच जोन, आई जोन, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। ये आपका क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये देखिएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तो देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ था पहले, अब नॉर्मल हुआ तो इतना छोटा हो गया, पहले इतना लेंथ इसका कम हो गया। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखिए कितना छोटा हो गया, ठीक। ये 2 सार्कोमेयर है। सो बेसिकली बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। लेकिन ए बैंड की बात करें, ए बैंड किसी केस में देखो ए बैंड के साइज में कुछ चेंज आया है, आई बैंड में भले ही आया है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया है। दिस इज ए बैंड, ए बैंड यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिएगा, रिमेन सेम। अब आ जाते हैं एंड वही क्रॉस ब्रिज एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, फिर वही ब्रेकिंग एंड मेकिंग चलते रहता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। अगर कैल्शियम आयन फिर वापस चला जाएगा तब तक ये प्रोसेस होते रहेगा, रिजल्टिंग इन द मास्किंग, और जैसे ही वापस चला गया फिर से मास्क लग जाएगा, कवर कर देगा, and this cause the return of Z line back to their original position, और Z line वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, and that is called relaxation, ठीक है। So the reaction time of the fibers can vary in different muscles, अलग अलग मसल्स में ये वैरी कर सकता है। repeated activation of muscles can lead to the accumulation of क्या, lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing क्या, fattiness, थकान। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड, ये भी आपको पता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। जैसे हेमोग्लोबिन होता है ना ब्लड सेल्स में, मसल सेल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण रेडिश अपीयरेंस होता है उसका। एंड सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, उन मसल्स को क्या बोलते हैं हम, रेड फाइबर बोलते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which can utilize the large amount of oxygen stored in them for क्या, ATP production. So these muscles therefore can also be called as aerobic muscles। obvious सी बात है, इन muscles को हम क्या बोलेंगे, aerobic muscles। on the other hand some of the muscles जिसमें बहुत ही कम quantity में myoglobin होते हैं, therefore appeared pale or whitish and these are white fibers। number of mitochondria are also few in them but the amount of sarcoplasmic reticulum is high। they depend on anaerobic process for energy। किस पे डिपेंड करते हैं, anaerobic process for energy। अब आ जाते हैं बच्चे लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एक पार्ट हमारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, बाकी का रेस्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।